सो व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट एनी ऑफ द इकोनॉमी, खासकर इकोनॉमी में, तो उसमें हम मेनली हम 3 चीजों को ही पढ़ते हैं। वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है और फॉरेन ट्रेड कैसा है। यानी कि ये मेन 3 चीजें होती हैं जो कि अर्थव्यवस्था के बारे में, क्योंकि ये यही चीजें होती हैं मेनली जो कि किसी इकोनॉमी को बढ़ाती भी हैं और कम भी करती हैं। इसमें हम सर्विस सेक्टर भी साथ में जोड़ सकते हैं, लेकिन इस समय पर यहाँ पर सर्विस सेक्टर इतना डेवलप नहीं था, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 चीजें ली हैं, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और तीसरा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशों से व्यापार उस समय पर कैसा था, भारतीय अर्थव्यवस्था का विदेशों से व्यापार कैसा था अप टू द इंडिपेंडेंस। So first one is the point what you are given is exporter of primary products and importer of finished goods. तो भारत एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो कि रॉ मटेरियल होता है मेनली, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, सॉरी सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, ये सब चीजों का रॉ मटेरियल के रूप में ही जो है यहाँ से चला जाता था। क्यों? क्योंकि ये सामान सस्ता मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए आप बाजार से कुछ सामान खरीदते हैं रेडीमेड, सपोज करिए आप बाजार से कुछ भी सब चाउमीन ही खरीदते हैं, हाँ, अब आपको जो चाउमीन की प्लेट पड़ेगी, फुल प्लेट, मान लीजिए 100 रुपीज की है वो फुल प्लेट, और वही चीज अगर आप रॉ मटेरियल लेके बनाते हैं, चाउमीन खरीद करके, सब्जियां खरीद करके घर पे साफ सुथरा बनाते हैं, तो आपको कम रेट पर पड़ता है और टेस्ट भी साथ में हाइजीनिक भी होता है। लेकिन हम जल्दी के चक्कर में, अच्छे टेस्ट के चक्कर में या फिर रेडीमेड के चक्कर में हम लोग बाहर का सामान खाते हैं। तो यही फर्क होता है। यहाँ पर जो सामान यहाँ पर बन सकता था उसको यहाँ पर नहीं प्रोड्यूस करते थे, यहाँ से ढेर सारा रॉ मटेरियल बहुत ही कम रेट्स पर फॉरेन कंट्रीज में जाता था और वहां से उस रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स बन करके हमारे देश में इंपोर्ट किया जाता था। तो इसीलिए भारत जो है एक्सपोर्टर तो था प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मेनली रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। कॉटन, बिल्कुल जैसे यहाँ पे कॉटन की खेती होती है, पेड़ उगते हैं कॉटन के छोटे छोटे, तो वो सब के सब सिल्क बनता है, कॉटन बनता है, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब कुछ रॉ मटेरियल जाएगा और वहां से फिनिश चीजें बन करके, कपड़ा बन करके आ रहा है ना, साड़ियां बन करके आ रही है, स्वेटर्स बन करके आ रही है वूल से, और ये बेडशीट्स वगैरह बन करके आ रही है। वो यहाँ पर नहीं बनाना है, रॉ मटेरियल वहां पर भेज करके यहाँ पर फिनिश गुड्स जो है भेजना है। किस लिए? ताकि लोगों को यहाँ की हाथ की चीजों की आदत खत्म हो। और वैसे भी जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स है वो फैंसी भी लगते हैं थोड़े से, उस समय तो हम लोगों ने देखे नहीं थे मशीन मेड प्रोडक्ट्स, तो इसलिए वो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगते थे। तो यहाँ से सबका सब रॉ मटेरियल जाता था और यहाँ की जो हाथ के बनाने वाले काम थे उनके ऊपर उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए, जिससे कि उनकी डिमांड कम हो जाए, वो महंगे हो जाए, और जो विदेशों से सामान आ रहा है उसको उन्होंने सस्ता कर दिया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा करके, यानी कि उनके ऊपर कुछ भी जो है टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। सेकेंड यहाँ पर है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल। आपसे मैंने ये बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जब तक यहाँ पे अंग्रेज आए थे या शुरुआत थी, तब तक शायद वर्ल्ड वाइड हमारा सामान फेमस हुआ करता था, बहुत फेमस हमारा कंट्री हुआ करता था, बहुत रिच हमारा कंट्री हुआ करता था, और इसी रिचनेस को देख करके बहुत से इन्वेडर्स यहाँ पर अट्रैक्ट होते थे, यहाँ से भारत को लूट के ले जाते थे। तो हमारा जो लगभग एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, खासकर इंपोर्ट, वो दुनिया के हर देश में हुआ करता था। लेकिन फिर जब ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा यहाँ पर कब्जा कर लिया, उसके बाद में हमारा सब आधे से ज्यादा ट्रेड कहाँ जाता था? ब्रिटेन में, और बाकी बचा हुआ चाइना, श्रीलंका जिसको पहले सीलोन कहते थे, और ईरान यानी पर्शिया में जाता था। तो बाकी सब पूरे सारी दुनिया से, सब देशों से हमारा एक्सपोर्ट कम कर दिया गया। सिर्फ कहाँ पे रह गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट? सिर्फ आधे से ज्यादा 75%, 80% ब्रिटेन से, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है वो सिर्फ चाइना, श्रीलंका, पर्शिया, ये आसपास के देशों से, दूर दराज के सभी देशों से हमारा एक्सपोर्ट बंद कर दिया। कि सारा के सारा उन्होंने कंट्री को पॉलिटिकल यूनिफाइड किया, सबके सब हाई कॉलर जॉब्स उन्होंने अपने पास में रखे, यानी कि एक पूरा जो राज करने का काम है वो किसने करा? अंग्रेजों ने किया, और हमें क्या बना दिया? अपना गुलाम। जैसे वो चाहते थे वैसे हमें जो है वो इंडल्ज करते थे।
साथ ही में द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, पहले जो ब्रिटेन में सामान भेजना हमें महंगा भी पड़ता था और साथ में टाइम भी बहुत लगता था, लेकिन जब से स्विस कैनाल को शुरू किया गया 1869, मार्क कर लीजिए इसको ईयर इसका, स्विस कैनाल खोला गया, मतलब रास्ता खोला गया समुद्र का, तब से जो है डायरेक्ट रूट मिल गया शिप्स को इंडिया और ब्रिटेन में ऑपरेट करने के लिए। तो इस तरीके से उनका जो है मोनोपोली कंट्रोल हो गया, उन्होंने अपने लिए और आसानी कर ली स्विस कैनाल खोल करके, जिससे कि आसानी से वो सामान एक्सपोर्ट हो जाता था। ओके, मार्क करिए जरा इसको, स्विस कैनाल यहाँ पे जो बॉक्स में रखा है, स्विस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। The opening of Suez Canal 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier. एक तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रिड्यूस हो गया कि जब शिप चलेंगे तो उनको डीजल भी चाहिए, जो कुछ भी उन्हें फ्यूल लगना है वो भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम हो गया और आसानी से सामान जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा बहुत आसानी से। तो यहाँ पे ये जरूर मार्क कर लीजिएगा। तो ये तो थे हमारे ये सॉरी, दिस इज द Suez Canal Route, and the third one point is for the foreign trade is drain of Indian wealth during the British rule. इसका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ड्रेन का मतलब होता है बच्चों सुखा देना, बिल्कुल खाली कर देना। तो यहाँ से जितनी हमारी संपत्ति थी, जितना हम एक्सपोर्ट से पैसा कमाते थे, और वैसे भी यहाँ पर इतने ज्यादा रिसोर्सेज थे, जितना भी हम पैसा कमाते थे वो सभी के सभी कुछ किसमें यूज होता था, उनके वॉर्स में, उनको हाई सैलरीज देने में, पेंशन्स देने में, इतने इतने यहाँ से गिफ्ट जाते थे, जो यहाँ की महंगी चीजें होती थी, जो यहाँ की हाथ की बढ़िया चीजें बनती भी थी, ट्रेड तो टैक्सेस उन पे लगते थे, लेकिन वो सब का सब सामान ये करते थे अपने देश में ले जाते थे। और आपने तो सुना होगा जो कोहिनूर है, यहाँ से ये चुरा करके ले गए, आज भी वहाँ इंग्लैंड में रखा हुआ है सामान, कि वो हमारे भारत का था। वो तो ऐसे कितना ही सामान, ये तो खाली नॉलेज में, बाकी पता नहीं कितना सामान यहाँ से जो है, इतना था वहाँ के वॉर के एक्सपेंसेस, जितने वहाँ के हाई सैलरीड होते थे लोग, सबके सब पेंशन वगैरह सब यहाँ से खूब मोटी मोटी पेंशन जाती थी। और इस तरीके से उन्होंने जो है हमारी वेल्थ को बिल्कुल ड्रेन आउट कर दिया, खत्म कर दिया हमारे भारत की वेल्थ को। और जब उन्होंने यहाँ से सब कुछ लूट लिया, अब दिखाई दे रहा था कि अब यहाँ पे भारत में कुछ नहीं बचा है, गरीबी के अलावा पूरी तरीके से हमारे देश को गरीब कर दिया। उसके बाद वो आराम से यहाँ से चले गए। अगर वो समय से जाते, 90s की शुरुआत में जाते, 80s में जाते, मिड में जाते, तब तो शायद हमारे भारत में कुछ रिसोर्सेज बचते भी, लेकिन जब तक अंग्रेज यहाँ से गए तब तक भारत पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, पूरा ड्रेन वेल्थ हो चुकी थी। और उसके बाद में जो है अंग्रेज यहाँ पर 47 में देश को छोड़ करके चले गए। हाँ जी, तो फर्स्ट इज हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट। इंडिपेंडेंस से पहले डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था और बर्थ रेट भी ज्यादा था। बर्थ रेट तो हमारे भारत में हमेशा से ही ज्यादा रहा है, लेकिन डेथ रेट भी ज्यादा था, इसलिए पॉपुलेशन जो बढ़ती भी थी तो वही जो इतनी डेथ हो रही है उसमें बैलेंस हो जाती थी ना, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी है नहीं, ना ही उनमें एसएस है। एसएस यानी कि उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए। आज तो ये सुविधाएं हैं कि चलो अगर आप पे इतना पैसा नहीं है ट्रीटमेंट कराने के, तो आप अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, है ना, उसमें आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ अगर कोई घर पे बीमार पड़ जाता है तो सबका सब पैसा वहीं से फंडिंग हो जाती है। तो इसलिए मतलब जो टेक्नोलॉजी है और साथ ही में जो फैसिलिटीज हैं, उससे अब इस समय पर डेथ रेट बहुत कम हो चुका है। और बर्थ रेट तो ऐसे ऐसे चल रहा है, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लगेगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसीलिए जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना जाहिर सी बात है। तो उस समय पर डेथ रेट भी ज्यादा था और बर्थ रेट भी। डेथ रेट था नियरली 48 पर 1000 और डेथ रेट था 40 पर 1000, यानी कि जितने बच्चे पैदा नहीं होते तो उससे ज्यादा तो लोग मर जाते थे। तो इसीलिए सब बैलेंस में चलता रहता था, एनवायरमेंट भी बैलेंस रहता था। सेकेंड इज एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। साक्षरता दर बहुत कम था, लोगों के बच्चे पहले पढ़ते ही नहीं थे इंडिपेंडेंस से पहले। तो क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग कैसे हैं, किसान हैं, पीजेंट्स हैं, गरीब पीजेंट्स हैं। कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है स्कूल्स की, कॉलेजेस की। जो कुछ स्कूल्स हैं वो प्राइवेट है, जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, जिसमें कि लोग अपने बच्चों को आसानी से नहीं पढ़ा सकते। और वैसे भी उनको सारा दिन तो खेतों में काम करना है, कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं जिससे कि वो खेती कर लेंगे, लगान भी भरना है। तो वो साथ में बच्चों को भी अपने साथ में बच्चे भी साथ में इन्वॉल्व होते थे। और इसलिए कोई भी अपने बच्चों को, इतना खाने के लिए पैसा नहीं है तो इंसान कहाँ से जो है बच्चों को पढ़ाएगा। आज भी स्थिति वही होती है, जो बहुत ज्यादा गरीब परिवार होते हैं उनमें बच्चों को जब खाने को नहीं मिल रहा है, भले सरकार कितनी रिजर्वेशन की सुविधाएं दे दे, अगर खाने को नहीं तो बच्चा कहाँ से पढ़ लेगा ना।
तो जबकि इतनी सुविधा देने के बावजूद भी आज भी लोग बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। सोचो उस समय पर तो क्या हाल होता होगा, जबकि सरकारी स्कूल भी नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, घर में खाने के लिए नहीं है, काम करना ही करना है। तो उस स्थिति में जो है इसी वजह से जो है साक्षरता दर लिटरेसी रेट बहुत कम था, जो कि था सिर्फ ओनली 16% और जो फीमेल लिटरेसी था दैट वाज ओनली 7%। सोचो 100 में से सिर्फ 7 गर्ल्स पढ़ी लिखी हैं, बाकी सब अनपढ़ हैं जो कि घर के काम करती हैं, और इसी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। थर्ड इज पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। क्यों नहीं है हेल्थ फैसिलिटीज? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है ना, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधाएं हैं नहीं। जो ये क्वैक्स हैं या जो वैद्य हैं या जो थोड़े बहुत डॉक्टर पढ़े लिखे हैं वो उन पे इतने कम है कि पूरे ऑल ओवर कंट्री में कैसे वो सुविधाएं मिले। तो हेल्थ फैसिलिटीज जो है बहुत कम है, या तो वो अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, या फिर जहाँ पर वो रहते हैं वहां पर भी नहीं पहुंच सकती हैं, और जिसकी वजह से कि एक अगर बीमारी हुई, हैजा हुआ या टीबी हुआ, तो पूरे के पूरे गांव, कई के कई गांव ऐसे ही खत्म हो जाते थे, लोग ऐसे ही मर जाते थे, इसलिए डेथ रेट भी ज्यादा हुआ करता था। एक बीमारी कितने कितने लोगों को, कभी सूखा पड़ गया क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज खाने को नहीं मिल रहा है, या कोई बीमारी आज तो अगर कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत हो जाता है। जैसे बर्ड फ्लू के बारे में आप लोग सुन रहे हैं, तो आपको समझाया जाता है कि ये चीजें नहीं खानी है, उसके लिए ट्रीटमेंट भी है, लेकिन अगर सोचिए ऐसे ही बुरी तरह से फैल जाए तो कुछ ट्रीटमेंट है इसका? सभी के सभी लोग ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन आज के समय पे आपको सब सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन तब के समय पर ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिला करती थी। नेक्स्ट इज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? पैदा होने से 1 साल तक कितना बच्चा मर जाता है। मोर्टेलिटी मतलब मरना। तो क्योंकि जो बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, और अगर कोई बीमारी है तो तुरंत उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अभी तो वैसे बच्चों को जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नर्सरी में रखा जाता है, केयर में रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत नाजुक होता है। और इसीलिए जो है जब उसमें मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। इट वॉज 218 पर 1000। जो पहले डेथ रेट 48 पर 1000 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? 218 पर 1000, जो कि आज रिड्यूस होकर के 44 पर 1000 है। 11 में अब तो और ज्यादा सुधर गया होगा सुधार हालात। तो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। इट वाज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। छोटी उम्र में ही कोई भी बीमारी लगी तो लोग जल्दी मर जाते थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। इट वाज ओनली 32 इयर्स या 44 इयर्स दिया, लेकिन है 32 इयर्स। एंड इट वाज देयर द